मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं सिटी व्यू। आज हमारे साथ हैं सिरसा के शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। तो आज हम चर्चा करेंगे गुरुजी से कि गुरुजी आपका जीवन कैसा रहा, कहाँ तक आपकी शिक्षा है और कैसा है। तो आप बात करते हैं प्रोफेसर रूपदेव गुण से। जीवन तो ऐसा है कि मेरा 1943 में जन्म हुआ था और वो एक नड़वड़ गांव है जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। उसके बाद हम सिरसा आ गए और मेरे पिताजी आ गए। मेरी मदर की डेथ हो गई थी जब मैं 4 वर्ष का था। और उसके बाद यहाँ पर हम रहे नौहरिया बाज़ार में 11 वर्ष तक। फिर ये जहाँ हम बैठे हुए हैं गोविंद नगर के अंदर हमने अपना मकान बना लिया। इसके बाद पहले मैंने बीए भी यहाँ से ही की थी, गवर्नमेंट उस समय नेशनल कॉलेज था। बाद में एमए की जालंधर से, दोआबा कॉलेज से, बीएड भी की मोगा से। और फिर यहाँ पर 1967 के अंदर कॉलेज के अंदर लेक्चरर लग गया, हिंदी का लेक्चरर था मैं। और उसके बाद 2001 के अंदर मैं सेवानिवृत्त हुआ। और उससे पहले ही मुझे लिखने का बहुत शौक़ था। 1964 के अंदर पंजाब केसरी के अंदर बड़ी बड़ी कहानियाँ मेरी आया करती थी। तो उसके बाद तो फिर 1981 में पहली पुस्तक आई और अब तक 80 पुस्तकें आ गई हैं। ईश्वर की दृष्टि से बहुत ठीक हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। सेहत मेरी ठीक है, 80 वर्ष का हो गया हूँ। गुरुजी, प्रोफेसर के तौर पे पहली ज्वाइनिंग कहाँ थी आपकी? प्रोफेसर के तौर पे पहली ज्वाइनिंग कहाँ थी? पहली ज्वाइनिंग हाँ जी, सिरसा में थी, नेशनल कॉलेज में। साहित्य की तरफ झुकाव कब और कैसे हुआ? साहित्य की तरफ झुकाव जब मैं पढ़ता था यहाँ पर बीए के अंदर, उस समय घग्गर का भी, घग्गर हमारी पत्रिका है, अब भी है, उसमें मेरी रचनाएं छपती थी। बाकी मैं बचपन में हमारे यहाँ पर बाल एक पुस्तकालय है, वो अब भी है, और अमर समिति है, उसका मैं शुरू से ही, प्रारंभ से ही, बचपन से ही सदस्य रहा। तो वो पुस्तकें मैंने इतनी पढ़ी तो उससे मेरे अंदर रुचि पैदा हो गई। फिर यहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर हमें हिंदी पढ़ाया करते थे कॉलेज के अंदर। उन्होंने उस मेरी रुचि को पकड़ा और उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो। तब मैं लिखने शुरू मैंने 1964 से ही, 63-62 से ही कर दिया था। अब तक कितनी पुस्तकें आज की गुरुजी आपकी? मेरी पुस्तकें 10 विधाओं में आई हैं, अलग अलग, जैसे कहानी है, कविता है, लघु कविता है, लघु कहानी है। इस तरह से 10 विधाओं के अंदर 80 किताबें मेरी आ गई हैं। तो आपके ऊपर, आपकी कथाओं के ऊपर भी थीसिस चल रही है बच्चे, तो कितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं आपके? मेरे 3 तो पीएचडी कर चुके हैं। ठीक है। और 9 बच्चों ने एमफिल की है। ठीक है। हाँ, एमफिल पहले होती थी, अब इस समय बंद हो गई है यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन 3 पीएचडी भी है और एमफिल भी की है, शोध कार्य हुआ है। आपकी गुरुजी को रचना हो जो सिलेबस में पढ़ाई जा रही हो? रचना तो पूरा नाम तो नहीं मैं बता पाऊँगा, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एमए के कार्यक्रम में मेरी 5 कविताएं जो हैं वो लगी हुई हैं। अब तक गुरुजी कितने पुरस्कार मिल चुके हैं आपको? पुरस्कार मुझे 2 तो साहित्य अकादमी के मिले हैं। ठीक है। जैसे एक तो पंचकूला से, यही हरियाणा साहित्य अकादमी से साहित्य सेवी सम्मान मिला था मुझे, और वो 2013 में मिला। एक बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान मिला जिसमें 2 लाख रुपए भी थे, और पहले वाले में 51,000 थे, और ये 2018 में मिला। इसके अलावा छोटे छोटे जो पुरस्कार हैं, 2 या यानी सम्मान हैं, वो तो 50 से ऊपर संस्थाओं के द्वारा मुझे मिल चुके हैं। अब तक गुरुजी कितने का अपने कार्यक्रम आयोजन करवाए हैं? आयोजन तो मैंने लगभग 100 से ऊपर तो करवाए हैं।
हिंदी हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का मैं प्रधान हूँ और कम से कम 25 वर्ष हो गए मुझे इसका प्रधानगी करते हुए। और मैं हर वर्ष 4, 5, 6 इतनी कई बार तो 10-10 कार्यक्रम मैंने करवाए हैं। तो गुरुजी आपकी पत्नी का कितना हाथ है आपके साहित्य के? हाँ जी। ऐसा है कि मिसेज मेरी बहुत मतलब पढ़ी लिखी अच्छी थी। यहाँ हमारा एक स्कूल भी है, आदर्श हाई स्कूल, उसकी ये 40 वर्ष तक जो है ये हेडमिस्ट्रेस रही। एमए इंग्लिश थी, एमए म्यूज़िक थी, बीएड थी। लेकिन अभी ये पिछले महीने जो है ना सितंबर में उनका देहांत हो गया। तो उनका योगदान ये था कि क्योंकि विदुषी थी, संगीत को अच्छी जानती थी, जो भी मैं रचना सुनाता था बड़े ध्यान से सुनती थी और बड़ी कुशाग्र बुद्धि की थी और 1 मिनट में बता देती थी कि ये ठीक है या नहीं है, या यहाँ से ठीक होना चाहिए। तो गुरुजी बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे, मेरा एक बेटा है अमित देवगुण, और वो यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में है। AC होता है असिस्टेंट प्रोजेक्ट APC, असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इस पोस्ट पर है। यहाँ ADC के साथ ही उनके मतलब संपर्क में ही है। तो है मतलब ये जो इसको कहते हैं मतलब जैसे शिक्षा से संबंधित है, उसमें है। मतलब दिनचर्या ऐसा है कि मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, यहाँ तक कि 8-8 घंटे में बैठा लिखता रहता हूँ। तो उससे कई बार मेरे ये टांगे हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत दबाव सा आया है, मुझे नुकसान हुआ है इस चीज़ का। लेकिन लगन बहुत है मेरी, तो मैं ज़्यादातर तो साहित्य में ही समय निकालता हूँ। बाकी मैं योगा करता हूँ, 1 घंटा किसी क्लास में जाता हूँ। और इसके बाद स्कूल है हमारा, उस स्कूल के अंदर भी कई बार जाता हूँ। पढ़ाता तो नहीं हूँ कभी भी, लेकिन वैसे चेयर पे बैठ के और कोई पेरेंट्स आ गए उनसे बातें कर ली और बच्चों से बातें कर ली, बच्चों को भाषण दे दिए, इस तरह के काम करता रहता हूँ। तो सारा दिन मेरा गुजर जाता है ऐसे। तो गुरुजी आपके टाइम में और आज के टाइम में बड़ा बदलाव आया है। आजकल देखा गया कि सोशल मीडिया का ज़्यादा है और बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो नुकसान है बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चे हर समय, और साहित्य के मामले में तो बच्चों का कोई बिल्कुल रुचि है ही नहीं, बल्कि ये कहिएगा कि पाठक नहीं है। हम तो, हमारा शौक़ है, हम तो ज़िंदगी में ये काम करना ही है, हम कर रहे हैं। बाकी वो बात नहीं है। और मोबाइल से आपने देखा होगा, अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कोई 4वीं में पढ़ रहा है, कोई 5वीं में पढ़ रहा है, उनके भी यानी स्पेक्स लगे हुए हैं। मतलब आँखें उनकी, नज़र उनकी ख़राब हो रही है। तो ये टीवी ने और ये मोबाइल ने उनकी ज़िंदगी ख़राब ही कर दी है। मतलब जो रुचि जिन चीज़ों में होनी चाहिए, पुस्तकालयों में होनी चाहिए और चीज़ों में होनी चाहिए, वो ख़त्म हो गई है। और ये अंग्रेज़ी साहित्य के कारण से और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा उसमें किताबों के कारण से ये लोग सारा दिन यानी या तो स्कूल में पढ़ते हैं या फिर ट्यूशन के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से इनका मुझे नहीं लग रहा कि कोई मतलब ठीक है, कंपटीशन है वो अलग बात है, लेकिन कोई बात बनी नहीं जैसे एक मतलब होना चाहिए शिष्य को, वो शिष्य वाली बात अब रही भी नहीं है। तो गुरुजी आपके टाइम में और आज के टाइम में बड़ा बदलाव आया बच्चों को गुरु के प्रति, तो उसमें क्या किस देखते हैं? इसमें जो है गुरु के प्रति पहले ये हमारे ये था होता था कि अगर हमें जो है ना, हमारे गुरु ने हमारी पिटाई की है ना, तो हमारे पेरेंट्स आकर के ये कहा करते थे उनको कि इनको आपने पीटा है और पीटो इनको, और इसकी मंजाई अच्छी तरह से करो ताकि ये पढ़ाई करे अच्छी तरह। पहले इस तरह के पेरेंट्स होते थे। अब
उसके विपरीत है। हम तो जी पुलिस में जाएंगे, आपने इनको मारा कैसे, बच्चे को मारने का मतलब क्या है, मतलब इस तरह से मतलब डराते हैं, मतलब एक तरह से है। और दूसरी तरफ गुरुजन जो है वो भी वो बात नहीं थी। मेरे पिताजी स्वयं एक मतलब अध्यापक थे, और शाम को जो बच्चे कमज़ोर होते थे उनकी अलग क्लास अपने घर पे लेते थे, और कोई उनसे पैसा नहीं लेते थे। इतना मतलब उनके प्रति, बच्चों के प्रति उनका था प्यार, और बच्चे जो है उनका बहुत ही आदर करते थे। तो अब भी जो हमारे पुराने, अब तो नहीं रहे, लेकिन हमारे गुरु जो हैं, जो भी हैं, उनको लोग याद बहुत करते हैं। और आजकल के गुरु जो है वो उनको ट्यूशन वर्क की लगे रहती है कि भी बच्चे किसी तरह से मतलब भेदभाव करते हैं, जो उनके पास पढ़ते हैं उनको ज़्यादा अंक दे दिए, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो ना तो वो गुरु रहे ना वो शिष्य रहे। हमारे टाइम में बहुत बढ़िया था काम, हो ये हमें याद। तो गुरुजी आजकल के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, एक तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक जो विद्यालय है उसके अंदर पुस्तकालय का होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को जो है वो इशू की जाए किताबें, और उनके स्टैंडर्ड के अनुसार, और वो पढ़ें। और इसी तरह से जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत होनी चाहिए। जैसे मान लो कंपटीशन है, कभी किसी चीज़ का कंपटीशन कर दिया, कभी भाषण प्रतियोगिता करवा दी, कभी कुछ करा दिया, ये जो है ना ये बहुत आवश्यक है। और कभी लोगों को बुला करके जो कि शहर के हैं या बाहर के हैं उनके भाषण भी करवाने चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे संस्कार लेकर के जाएं। जबकि कई बार टीचर्स में ही अच्छे संस्कार नहीं होते, बैठे हुए क्लास के अंदर बैठे हैं, बस बैठे हुए हैं, और बच्चे जो है वो अपना कुछ कर नहीं रहे, और वो बैठे अपने ये मतलब मोबाइल देख रहे हैं। इस तरह के मतलब वातावरण कोई उतना अच्छा नहीं है। टीचर तो उतने ठीक नहीं है, और उतने विद्यार्थी भी ठीक नहीं है, और पेरेंट्स भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या वातावरण कुछ और तरह का हो गया है।